मेरे बड़े बेटे ने शादी की पहली रात को अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। घर की इज्जत बचाने के लिए मैंने दूसरे बेटे से उसकी शादी करा दी, लेकिन दूसरे बेटे ने भी उसको पहली रात में ही तलाक दे दिया। मैं बहुत हैरान हो गई और राज जानने के लिए मैंने तीसरे बेटे से उसकी शादी करा दी और शादी वाली रात खुद दूल्हे के कपड़े पहनकर दुल्हन के कमरे में चली गई। उसके बाद जो मेरे साथ उस कमरे में हुआ वो देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बहू तो मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ। इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में की है। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने ससुराल में कोई दुख या परेशानी नहीं है। मैं रोज सुबह टहलने जाती हूँ ताकि सेहत सही बनी रहे, वरना अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं। इसीलिए मैं अपनी फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखती थी। मेरी सास भी मेरे साथ जाती थी, लेकिन मेरे साथ 5 मिनट टहलने के बाद वो अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और फिर कई घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती थी। वह हमेशा कुछ चुप चुप सी और परेशान सी रहती थी। मुझे उन्हें देखकर यही लगता था कि वो अंदर से बहुत दुखी हैं। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझसे अपने दिल का हाल बताएं, अपनी परेशानी को शेयर करें, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन की बात है कि शाम के समय अस्पताल से घर आते हुए मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची वो जेल के अंदर जा चुकी थी। उन्होंने मुझे नहीं देख पाया था। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो उसने कहा कि ये औरत अक्सर ही वहां आती है। मैंने वहीं रुककर अपनी सास का इंतजार करने का सोचा, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो आखिर यहाँ क्यों आती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी सास जेल से बाहर की तरफ आ रही हैं। जब मेरी सास की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गई। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था मैं उनका डर समझ रही थी। इसीलिए मैंने बड़े ही प्यार से पूछा, मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मुझे इन भैया ने बताया कि आप यहाँ रोज आती हैं। आप किससे मिलने आती हो यहाँ? क्या कोई हमारा जानने वाला यहाँ है? मेरे सवाल सुनकर मेरी सास बोली, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हम घर आ गए और मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई। जब हम लोग आराम से बैठ गए तो मेरी सास बोली कि जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताती हूँ। मेरी शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसीलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं जो कुछ भी बोल देती थी वो हर कोई मानता था। भगवान ने मुझे 4 बेटे दिए थे। मेरे पास बेटे तो थे पर बेटी कोई नहीं थी, और मुझे बेटी की बहुत इच्छा थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी लिखी ही नहीं थी। मेरी बेटी होने की इच्छा बस इच्छा ही बनकर रह गई थी। मेरा चौथा बेटा अभी 3 साल का ही हुआ था कि मेरे पति एक हादसे में मुझे छोड़ के भगवान के पास चले गए। मेरे सभी बेटों में 1-2 साल का ही फर्क था और वो सब एक साथ जवान हो रहे थे। मेरे सारे जानने वालों की नजरें मेरे बेटों पर ही जमी हुई थी, क्योंकि मेरे बेटे बहुत ही सभ्य थे। देखने में भी सब एक से एक बढ़ के थे और पढ़ाई में भी सबसे तेज थे। मेरे जानने वालों में ना जाने कितने ऐसे थे जो मेरे बेटों को अपना दामाद बनाना चाहते थे। जब लोगों के मुंह से अपने बेटों की तारीफ सुनती तो खुद पर बहुत गर्व होता था। यह बात उस समय की है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा 16 साल का था। तब मेरी स्कूल के समय की एक दोस्त मुझसे मिलने आई। उसके साथ उसकी बेटी भी हमारे घर आई थी। उसकी बेटी की उम्र लगभग 14 साल की होगी। मेरी सहेली उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बेटी अपने पास रख लूं, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही है। वो कहने लगी कि वो मेरे पास बहुत उम्मीद के साथ आई है। उसने कहा कि मालती, हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप इसे अपने पास रख ले। बहुत ही उम्मीदों के साथ मैं आपके पास आई हूँ। मेरी सहेली की बेटी प्रिया मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, तो मैं अपनी बेटी होने की इच्छा उसको प्यार करके पूरा करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपनी सहेली को हाँ कह दी थी। अब तो प्रिया मेरी बेटी बनकर घर में आ गई थी और मुझे मौसी कहती थी। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। मेरे सारे काम वो खुद अपने हाथों से करती थी। अगर मैं कभी भी किसी काम के लिए बोल देती तो फौरन भाग भाग कर मेरे सारे काम पल भर में ही कर देती थी। मैं भी उसे उतना ही प्यार करने लगी थी।
किसी एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं करती थी। मैं भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती थी कि उसने मुझे एक बेटी दे दी थी। लेकिन एक दिन मेरी सहेली वापस आ गई और कहने लगी कि मैं प्रिया को वापस लेने आई हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। लेकिन तब तक मेरे अंदर की ममता प्रिया के लिए जाग चुकी थी। मेरा मन उससे लग गया था क्योंकि मैं उसे अपनी बेटी समझने लगी थी, उससे बहुत प्यार करने लगी थी और अपनी बेटी को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। जब मैंने अपनी सहेली से कहा कि इसे यहीं रहने दो, मैं इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी, इसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो इस पर मेरी सहेली कहने लगी कि अगर तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहती हो तो इसके नाम को जायदाद कर दो, ताकि मुझे इसके भविष्य की चिंता ना रहे। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर प्रिया को खोना नहीं चाहती थी, मैंने हमारा एक दूसरा घर था जो कि प्रिया के नाम कर दिया, जिससे कि मेरे सहेली और उसके पति को तसल्ली हो जाए। घर नाम होते ही मेरी सहेली और उसका पति प्रिया को मेरे पास ही छोड़कर चले गए। लेकिन कभी कभी मेरी सहेली और उसका पति प्रिया से मिलने आया करते थे। साथ ही प्रिया भी अपने माँ बाप से मिलने कभी कभी चली जाया करती थी। मेरी सहेली अभी भी आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, इसीलिए मैं भी अपनी सहेली की कभी कभी मदद कर दिया करती थी। जब भी प्रिया अपने माँ बाप से मिलने जाती तो मैं कुछ ना कुछ पैसे प्रिया के हाथों भिजवा दिया करती थी। एक दिन मेरी सहेली हमारे घर आई, फिर वो इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद कहने लगी कि मालती, तुम अगर प्रिया से इतना प्यार करती हो तो फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा वो कैसे? तो कहने लगी कि तुम उसे अपने घर की बहू बना लो, उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, इस तरह वह हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी। उसकी ये बात सुनकर तो मैं भी सोच में पड़ गई कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। इससे मैं प्रिया के साथ हमेशा रहूंगी और मुझे उसके दूर जाने का डर भी नहीं होगा। ये सब सोचकर मैंने कहा कि पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं, फिर तुम्हें बताती हूँ। मैंने अपने बड़े बेटे करण से बात की तो करण हैरान रह गया। वो बोला, मम्मी, मैंने कभी भी प्रिया को इस नज़र से नहीं देखा है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। करण शादी के लिए नहीं मान रहा था, मगर मैंने जैसे तैसे करके उससे शादी के लिए राजी कर लिया। मैंने दोनों की इंगेजमेंट कर दी। इंगेजमेंट होने के बाद मेरी सहेली प्रिया को अपने साथ घर ले गई, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी की विदाई अपने घर से ही करूंगी। जब प्रिया अपने घर चली गई तो मुझे उसके बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा था। प्रिया की बहुत याद आ रही थी। मैं कभी कभी प्रिया से मिलने उसके घर चली जाया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगा। करण अपनी पढ़ाई पूरी करके अब नौकरी की तलाश में था, पर मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा था। इसीलिए मैंने करण और प्रिया की शादी करवा दी और प्रिया को बहू बनाकर घर ले आई। प्रिया को बहू बनाकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर बाहर से कोई और बहू आती तो वो ना जाने कैसी निकलती। शादी के सब कार्यक्रम में मुझे बहुत ज्यादा थकावट लग रही थी, इसीलिए प्रिया और करण को उनके कमरे में पहुंचाकर मैं भी अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। अभी बस मेरी आंख लगी ही थी कि मुझे करण के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं घबरा कर बाहर भागी कि हे भगवान, क्या हो गया। घर में जितने भी मेहमान थे सबके सब इकट्ठे हो गए थे। करण के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि प्रिया वहीं खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और पूछा क्या हुआ, लेकिन प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। फिर मैंने आगे बढ़कर करण से पूछा कि क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। मेरी बात सुनकर करण अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मुझे प्रिया से तलाक चाहिए। कल मैं पेपर्स तैयार करवा दूंगा, उसके बाद हमारा रिश्ता खत्म। करण की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा। मैं एक बुत बनी खड़ी की खड़ी रह गई। वहां पर मौजूद सभी मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह गए कि दूल्हा कमरे में आते ही बीबी को तलाक क्यों दे रहा है। मैंने गुस्से में आकर करण को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, मम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। मैंने चिल्लाते हुए उससे पूछा कि पर क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा। इस पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस बात पर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में आकर करण को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुके हो, इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया था। अगले दिन मेरे बेटे ने वकील के हाथों तलाक के कागज भिजवा दिए और करण और प्रिया का तलाक हो गया। मैंने प्रिया से पूछा,
तो वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। कमरे में घुसते ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना कहकर मेरी बहू रोने लगी। सारे मेहमान अपनी अपनी कहानी बनाने लगे थे। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। मेरे बेटे ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी, तो लोग तो मेरी परवरिश पर सवाल उठाएंगे ही। मेरी सहेली भी वहां थी। वह अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई थी। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना सभ्य और संस्कारी बेटा मुझे इस तरह पूरी दुनिया के सामने अपमानित करेगा। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मैं कारण जानने के लिए बहुत बेचैन थी कि कोई तो कारण होगा। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहा कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है। कोई मेरी तलाकशुदा बेटी से शादी क्यों करेगा? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम लोग कोई इतने अमीर और खानदानी घर से भी नहीं हैं कि कोई दौलत के लालच में आकर ही मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे अब बहुत शर्म आ रही थी कि अपने बेटे की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा था। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली और उसका पति जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आखिर कौन तलाकशुदा और एक गरीब लड़की से शादी करेगा? फिर मैंने ये फैसला किया कि मैंने बड़े बेटे को घर और जीवन दोनों से निकाल दिया था, इसीलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद प्रिया को दे दूंगी। प्रिया मुझे इतना प्यार करती थी कि अपने माता पिता के बोलने के बावजूद वह वापस उनके घर नहीं गई। उसने कहा कि मौसी मेरी माँ है, मैं यही रहूंगी। मेरी सहेली ने कहा कि ठीक है, थोड़े दिन रह लो, और ये बोलकर वापस चली गई। प्रिया रोज सुबह उठकर पार्क में टहलने जाया करती थी। मैं भी जाने देती थी उसको कि बेचारी लड़की का दिल थोड़ा बहल जाएगा जब वो खुली हवा में सांस लेगी तो। तलाक के बाद प्रिया नॉर्मल ही रहती थी। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि वह खुश नहीं थी। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थी, लेकिन मैं ये सोचकर उसे नजरअंदाज कर देती कि शायद इतना बड़ा सदमा लगा है, इसलिए यह सब करती है। प्रिया दिन भर फोन पर बातें करती रहती थी। वह कहती थी कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती थी कि रोने लग जाती थी। फिर उन्हीं दिनों मेरे ऊपर एक और कयामत टूट पड़ी। हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरा सबसे छोटा बेटा हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया और मेरा पैर टूट गया था। मेरा एक बेटा न जाने कहाँ भटक रहा था और दूसरा बेटा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया था। ऐसे मुश्किल समय में प्रिया ने मुझे बहुत सहारा दिया था। समय का काम है गुजरते रहना। यह बुरा समय भी अपनी रफ्तार से निकल गया था और मैं भी अब चलने फिरने लगी थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली फिर आई और बोली कि तुम्हें अपने दूसरे बेटे की शादी प्रिया से करा देनी चाहिए। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो और तुम्हें प्रिया की जरूरत भी है। उसकी बात सुनकर मैं फिर से मान गई। मैंने अपने दूसरे बेटे नीरज से कहा कि मैं तुम्हारी शादी प्रिया से करा रही हूँ। नीरज लगभग प्रिया की उम्र का ही था। नीरज बोला कि भाई ने पता नहीं क्यों प्रिया को तलाक दिया था। मैं प्रिया से शादी कैसे कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे को यह कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने प्रिया से शादी नहीं की तो मेरा मरा मुंह देखोगे। नीरज ये बात सुनकर मेरी बात मान गया और प्रिया और नीरज की शादी हो गई। जब मैंने प्रिया से शादी के बारे में पूछा तो उस बेचारी ने तो मुझे साफ साफ कह दिया था कि मम्मी जी, आप अगर मेरी शादी किसी फकीर से भी कराएंगी तो भी मैं उससे शादी कर लूंगी। कितनी प्यारी बच्ची थी प्रिया। मैंने ये सुनकर तो उसका माथा ही चूम लिया था। शादी के बाद मैं बहुत आश्वस्त थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर भी लगा हुआ था। मैं सब ठीक होने की दुआएं करती हुई अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। नीरज के कमरे से शोर की आवाजें आने लगी। जब मैं प्रिया और नीरज के कमरे में गई तो मुझे फिर से वही दृश्य देखने को मिला जो मैंने एक बार पहले भी देखा था, करण और प्रिया की शादी की पहली रात को। नीरज ने भी प्रिया से तलाक लेने के लिए बोल दिया था। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और घर से खुद ही निकल गया। यह मामला मेरी समझ से बाहर था कि आखिर क्या वजह थी कि प्रिया का एक बार फिर से तलाक हो गया। इस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। प्रिया घूंघट डाले सर झुकाकर बैठी हुई थी। एक बार फिर मेरे बेटे ने मुझे अपमानित किया और लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। लोग कहने लगे थे कि इनके घर को नजर लग गई है। अच्छे खासे संस्कारी बेटे इस तरह की हरकतें करके घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। इस बार मुझे शक हो रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी कि मेरे दोनों बेटों ने प्रिया को तलाक दे दिया। आखिर क्या वजह थी? गलती किसकी थी?
मेरे बेटों की या फिर प्रिया की? यही सब सोचते सोचते तो मेरा सर चकरा गया था। एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकती थी कि इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। मैं अब पागल हो रही थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए थे और एक की मौत हो गई थी। अब केवल तीसरे नंबर वाला बेटा मेरे पास रह गया था। यह अजीब था कि प्रिया ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे साथ नहीं थी। वह पूरे समय कमरे में बंद रहती। मैं अकेली ये सब सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। एक दिन ज्यादा सोचने की वजह से मैं बीमार पड़ गई, तो मैं अपने बेटे को लेकर डॉक्टर को दिखाने आई थी। जब हम डॉक्टर को दिखाकर वापस आ रहे थे, तब मेरे बेटे को भूख लगी, इसीलिए हम लोग वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में आ गए। हम अभी दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे करण को देखा। वो एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। इस लड़की की पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए लड़की कौन थी ये बताना मुश्किल था। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। हमारी सीट उन लोगों से बहुत दूर थी, इसीलिए वो लोग क्या बात कर रहे थे ये बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर देखकर ये लग रहा था कि दोनों किसी बात पर बहस कर रहे थे। और मेरा बेटा करण थोड़ी ही देर में गुस्से में उठकर चला गया। वो लड़की भी वहां से निकल गई थी। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क पहन रखा था, पर शरीर की बनावट और लड़की की लंबाई को देखकर मुझे वो बिल्कुल प्रिया की तरह ही लग रही थी। पर क्योंकि लड़की ने मास्क पहन रखा था, इसीलिए पूरे विश्वास के साथ मैं कुछ नहीं कह सकती थी। पर पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर मुझे प्रिया पर कुछ शक होने लगा था। मैंने सोचा कि प्रिया करण से मिलने यहाँ क्यों आएगी? उन लोगों का तो तलाक हो चुका है। लेकिन फिर भी मेरे मन में अब शक पैदा हो चुका था। इसीलिए मन की शांति के लिए मैंने घर पर फोन किया। फोन मेरी नौकरानी ने उठाया। जब मैंने उससे कहा कि मेरी बात प्रिया से करा दो, तो नौकरानी ने बताया कि प्रिया घर पर नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा शक और ज्यादा बढ़ गया था। मैं अपने बेटे को लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंची, पर जब तक मैं घर आई तब तक प्रिया भी आ चुकी थी। उसके बाद से मैं प्रिया पर नजर रखने लगी थी। उसकी हर हरकत पे ध्यान रहता था मेरा। लेकिन मुझे प्रिया में कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि वह कभी कभी अकेले बाहर जाती थी। एक दिन मैं भी उसके पीछे पीछे गई। वो अक्सर पार्क में टहलने आया करती थी। आज भी वो पार्क ही आई थी। उसको पार्क में देखकर मैंने सोचा कि मैं फालतू में उस पर शक कर रही हूँ। वो बेचारी तो यह टहलने आई है ताकि उसका मन कुछ अच्छा हो जाए। यही सोचकर मैं वापस जाने ही वाली थी कि तभी मैंने देखा कि प्रिया वहां पर नीरज से मिली है। ये देखकर तो मैं हैरान रह गई कि आखिर ये चल क्या रहा है। मेरे दोनों बेटों से तलाक लेने के बाद भी ये आपस में इस तरह मिलते हैं, पर क्यों? क्यों प्रिया मेरे दोनों बेटों से छुप छुप कर मिलती है? मैंने देखा कि जब प्रिया नीरज से मिली तो बहुत देर तक उससे बातें करती रही। मैंने सोचा कि अभी इसे रंगे हाथों पकड़ूं और पूछूं कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसे पकड़ पाती, प्रिया और नीरज दोनों ही मेरी आंखों से ओझल हो गए थे। रात का समय था, इसीलिए वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर अंधेरे में ही कहीं गायब हो गए थे। जब प्रिया घर आई मैंने उससे पूछा तो वो साफ साफ मुकर गई। मैं प्रिया से उसकी तलाक होने के कारण पूछती तो वह कुछ भी नहीं बताती थी। मेरे बार बार पूछने पर वो रोने लगती और कहती कि मौसी, मुझे नहीं पता कि आपके बेटों ने मुझे तलाक क्यों दिया। अब तो मैं तंग आ गई थी। बड़े बेटे को गुस्से में आकर मैंने खुद ही निकाल दिया था और छोटा बेटा खुद ही घर छोड़कर चला गया था। और एक बेटा भगवान को प्यारा हो गया था। मैं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरा परिवार बिखर गया था। अब बस एक ही बेटा बचा था मेरे पास, जिसका मुझे सहारा था। एक दिन मेरी सहेली मेरे पास आई और कहने लगी कि मालती, तुमने तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मेरी बेटी कहाँ जाएगी? उसकी पहाड़ सी जिंदगी अब कैसे कटेगी? अगर तुम्हारे बेटों को मेरी बेटी को तलाक ही देना था तो शादी क्यों की थी? मालती, इसमें तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं हैरत में अपनी सहेली का मुंह देखने लगी। कौन सी गलती और कौन सा प्रायश्चित? रिश्ते की बात हमेशा मेरी सहेली ने ही चलाई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो भी हो, प्रिया की जिंदगी तो बर्बाद हो गई थी। मैं बोली, मुझे अपनी गलती का कैसे प्रायश्चित करना होगा? इस पर मेरी सहेली बोली, तुम अपनी आधी जायदाद मेरी बेटी प्रिया के नाम कर दो। यह सब सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई थी। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। पति के मरने के बाद बहुत ही मेहनत से अकेले ही सब कुछ संभाला था, और अब भगवान की कृपा से बेटे बड़े हो गए थे। अब सब कुछ मुझे बेटों में बराबर बराबर बांटना था। प्रिया के नाम से पहले ही अपना एक घर कर चुकी थी, उसको आधी संपत्ति कैसे दे सकती थी? उस दिन तो मैंने बात को टाल दिया था, लेकिन मैंने देखा कि उसके बाद से मेरी सहेली बार बार मुझ पर कुछ ज्यादा ही दबाव डालने लगी थी।
लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने के लिए पहले मैं एक बार सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर मेरे बेटे प्रिया को तलाक क्यों देते थे। और उसका मेरे पास एक ही हल था कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी प्रिया से करवा दूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। मेरा तीसरा बेटा प्रिया से 1 साल छोटा था। उसकी उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन वैसे भी ये फर्जी शादी होनी थी। मैंने पंडित जी को पहले ही सब कुछ समझा रखा था। उम्मीद के मुताबिक प्रिया शादी के लिए फौरन मान गई। बहुत ही सादगी से दोनों की शादी करवाकर मैंने प्रिया को अपने बेटे के कमरे में बिठा दिया था। मैं अपने बेटे ऋषभ से बोली, ऋषभ, मेरे सर में दर्द हो रहा है और मेरी दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। मेरे लिए दवा ले आओ। ऋषभ दवा लेने चला गया। मैंने जल्दी से ऋषभ की शेरवानी और पगड़ी पहनी और कमरे में दाखिल हो गई। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। कमरे की लाइट मैंने पहले ही बंद कर दी थी। बस खिड़की से बाहर की थोड़ी थोड़ी रोशनी कमरे में आ रही थी। मुझे लगा था मुझे ऋषभ समझकर प्रिया कुछ बोलेगी, पर वो बिल्कुल शांत बैठी थी। तो मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने का नाटक किया। जैसे ही प्रिया ने मुझे ये करते हुए देखा, उसने अपना घूंघट खोल दिया। लेकिन मैं झट से पलट गई ताकि मेरी पीठ उसकी तरफ हो जाए और वो मुझे पहचान ना पाए। घूंघट खोलते ही प्रिया बोलने लगी कि देखो ऋषभ, मेरे साथ सुहागरात के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ और तुम भी तो मुझे अपनी बहन मानते हो। याद है ना, बचपन में तुम कैसे मुझे दीदी दीदी कहकर बुलाया करते थे। प्लीज ऋषभ, मुझे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं कर सकती। मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ शादी के लिए हाँ कहा था, नहीं तो तुम्हारी माँ खुद को नुकसान पहुंचा लेती। तुम्हारे भाइयों से शादी के समय भी तुम्हारी माँ ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने बोला था कि अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दूर होकर नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में ही रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मौसी खुद को नुकसान पहुंचाएं, इसीलिए मैं उनकी बात मान जाया करती थी। लेकिन सुहागरात को ही मैंने तुम्हारे भाइयों को सब कुछ बता दिया था। मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ और उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारे भाई मेरी बात समझ गए थे और मुझे तलाक दे दिया था। ऋषभ, तुम भी मुझे तलाक दे दो और मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे मजबूर करेंगी तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं हक्का बक्का होकर प्रिया की बातें सुन रही थी कि कितने फर्राटे से वह झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैंने तो प्रिया पर कभी भी प्रेशर नहीं डाला था शादी के लिए। अगर वह मुझे बताती कि वह किसी और से प्यार करती है तो मैं तो उस लड़के से उसकी शादी करवा देती। मैंने एकदम गुस्से से लाइट जला दी और प्रिया की तरफ पलटी। मुझे सामने देखकर तो प्रिया हक्का बक्का रह गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, मौसी आप यहाँ। मैंने गुस्से में आकर प्रिया के ऊपर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चांटे लगाने के बाद कहा, मैंने तुम्हें मजबूर किया था शादी करने के लिए। आखिर तुमने ये सब क्यों किया? खुद ही मेरे बेटों से तलाक लेकर और उन्हें घर से निकलवा देती थी। इतनी देर में प्रिया संभल चुकी थी। मैं तो गुस्से में न जाने क्या क्या बक रही थी कि तभी प्रिया ने एकदम से मुझे धक्का देकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए। यह सब उसने इतनी जल्दी में किया था कि मैं कुछ भी समझ ना पाई। उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया। मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसने फोन पर किसी को कमरे में आने के लिए कहा और थोड़ी ही देर में मेरी सहेली और उसका पति कमरे में थे। प्रिया ने अपनी माँ को बताया कि माँ, इन्हें हमारी असलियत का पता चल चुका है। अब हमें अपना आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। मेरी सहेली ने जल्दी से अपने पर्स से एक प्रॉपर्टी के पेपर्स निकाले और मुझसे उन पर साइन करने के लिए कहा। बोली कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शायद ऋषभ आया था मेरी दवा लेकर। उन तीनों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर दरवाजे पर ऋषभ ही था। अंदर आकर वो प्रिया से पूछने लगा कि प्रिया, मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो मुझसे दवाई मंगाई थी। प्रिया बोली कि पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी या फिर ऊपर छत पर गई होंगी। ऋषभ यह बोलकर वापस चला गया कि अच्छा, मैं मम्मी को ढूंढ कर आता हूँ। ऋषभ के ऊपर छत पर जाते ही उन तीनों ने मुझे स्टोर रूम में लाकर बंद कर दिया। मैं पूरी रात स्टोर रूम में बंद रही। शारीरिक दुख से ज्यादा मुझे मानसिक दुख हो रहा था कि जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। प्रिया को मैंने अपनी बेटी माना था, उसके चक्कर में मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैं कितना रोई थी कि प्रिया ने पैसों के लिए इतना घिनौना काम किया था। मैं पूरी रात भर आंसू बहाती रही। अगले दिन भी मुझे किसी ने स्टोर रूम से बाहर नहीं निकाला।
भूख और गर्मी से मेरा बुरा हाल था। शाम के समय दरवाजा खुला और प्रिया खाने की प्लेट अंदर लेकर आई। वो बोली, मौसी खाना खा लो, जब तक प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन नहीं हो जाते हम आपको मरने नहीं देंगे। कि तभी अचानक कमरे में ऋषभ दाखिल हुआ। उसने प्रिया को चोटी से पकड़ते हुए उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। बोला, मुझे तेरी सारी करतूत कल रात को ही पता चल गई थी, जब मैं माँ के लिए दवा लेकर आया था। मुझे अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, सुनने के लिए मैं दरवाजे पर ही रुक गया था और मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन मैंने तुम लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि उस समय मैं अकेला था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उस समय माँ को ढूंढने का बहाना करके मैं वहां से निकल आया। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने भाइयों का पता लगाया और फिर हम तीनों ने मिलकर पुलिस में जाकर रिपोर्ट की। और अभी तक मैंने कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं पुलिस से तुम्हें रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। जैसे ही तुम खाने की थाली लेकर ऊपर आई, मैंने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को सामने देखकर प्रिया बहुत डर गई थी। उसने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी कि कैसे उसके माँ बाप ने लालच में आकर मुझे यहाँ छोड़ा था और कहा था कि धीरे धीरे हम मालती की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। धीरे धीरे मैंने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। बीच बीच में मैं करण और नीरज से भी मिलती थी। उन्हें उनकी माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी कि तुम्हारी माँ कितनी बुरी है। वो तुम लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं करती, उल्टा कहती है कि तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। मैंने ही तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट करवाया था। इतनी देर में मेरा बेटा ऋषभ मुझे खोल चुका था। सारा बयान सुनने के बाद पुलिस प्रिया को और उसके माँ बाप को पकड़कर ले गई। थोड़ी ही देर में करण और नीरज भी आ गए थे। अपने तीनों बेटों को पाकर मैं बहुत खुश थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनसे माफी मांगी कि बेटी की चाहत में मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी बेटों ने मुझे माफ कर दिया। उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन भगवान ने उनको उनके किए की सजा दे दी। वो तीनों अब जेल में चक्की पीस रहे हैं। धीरे धीरे मेरे परिवार में खुशियां लौट आई थी। मैंने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी। बड़े बेटे करण की शादी तुम्हारे साथ की। उन दोनों बेटों की पत्नियां भी बहुत अच्छी हैं और अपने परिवार में खुश हैं। सुबह सुबह जब तुम्हारे साथ टहलने जाया करती थी तो अपना रास्ता बदलकर मैं पार्क में उस हिस्से में चली जाती थी जहां मेरा बेटा खेला करता था। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी मैं उसकी फेवरेट जगह पर जब जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही खेल रहा है। कुछ देर वहां बैठकर थोड़ा सा रो लेती हूँ तो मन कुछ हल्का हो जाता है। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मिली। मैं बेटी की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि आंख बंद करके उन लोगों पर भरोसा कर लिया। तुम सोच रही होगी कि मैं जेल में क्यों जाती हूँ। जेल में मैं प्रिया से मिलने जाती हूँ। जब उन लोगों को तड़पता हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। जब भी मैं उन लोगों से मिलती हूँ तो प्रिया मुझसे रो रो कर माफी मांगती है। मुझसे कहती है कि आपने मुझे अपनी बेटी माना था, इसी नाते प्लीज मुझे माफ कर दो और इस जेल से निकलवा दो। लेकिन मेरा दिल अब पत्थर बन चुका है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कितना दर्द छुपा हुआ था उनके अंदर। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें इसका फल भी बुरा ही मिलेगा। किसी का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे पुराना सब भूल कर प्रिया और उसके माँ बाप को जेल से निकलवा देना चाहिए था और उसे फिर से अपना लेना चाहिए, या फिर जो मेरी बहुएं हैं उन्हें ही अपनी बेटी मानकर अपनी बेटी होने की चाहत को पूरा करना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।